इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 के बारे में, इसका इम्पोर्टेंस क्या था उसके बारे में और इसने क्या काम किया था भारत की पॉलिटी के लिए उसके बारे में। ये वीडियो जानने के बाद आपको इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगा और शायद कोई सवाल मन में नहीं रहेगा। तो ये एक ऐसा एक्ट था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था और इस एक्ट के थ्रू काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स हुए थे। किस चीज़ में? कि ब्रिटिश इंडिया में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो कंपोजिशन है, यानी कि जिस मैनर में जो लीडर्स हैं वो इलेक्ट होकर के आते हैं, जितना नंबर ऑफ लीडर्स होता है, क्या उनका फंक्शंस होता है, तो उस चीज़ों में उसको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। खास करके इस एक्ट के थ्रू प्रोविंशियल और सेंट्रल, यानी कि राज्य स्तर पर और सेंट्रल लेवल पे जो काउंसिल था उसमें जो नंबर ऑफ मेंबर्स, जितना मेंबर्स इलेक्ट होकर के आते उसको चेंज कर दिया गया। पहले ये 12 लोग होते थे, अब इसको चेंज करके 16 लोग कर दिया गया था। ठीक है, 1861 के एक्ट के थ्रू 12 लोग इलेक्ट होकर के आते थे गवर्नर जनरल काउंसिल में, और अब इसको चेंज करके यानी कि बढ़ा दिया गया और 16 मेंबर्स कर दिया गया। और 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट के थ्रू ये भी कहा गया था कि जो आधा है वो नॉन ऑफिशियल्स होंगे, यानी कि ऐसे लोग जो ना तो सिविल सर्विस में हैं ना ही मिलिट्री सर्विस में हैं। तो उसको चला, मतलब पहले 6 था, अब उसको बढ़ा के 8 कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि 12 से 16 हो गया था। अच्छा, जो गवर्नर जनरल था उनके पास ये पावर था कि वो जो भारत में अलग अलग बॉडीज़ हैं, जैसे कि आपका उस टाइम पे वाटर वाला बॉडी हो गया है ना, वाटर को जो रेगुलेट करता था, या फिर जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह था, उन लोगों के पास ये पावर था कि वो या तो इलेक्ट करे या फिर वो अपना रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजे कहाँ पे, गवर्नर जनरल का काउंसिल में नॉमिनेशंस के लिए, ताकि वो इलेक्ट होकर के वहाँ जा सकें। और साथ ही साथ इन बॉडीज़ को ये बोला गया कि आप जो है वो नॉमिनेशन के लिए क्या क्या रेगुलेशंस हो सकते हैं वो सब भी बना सकते हो। ये वाला एक्ट 1892 में पास हुआ था और ये पहले कहाँ पे प्रेजेंट किया गया था? हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यानी जैसे हमारा राज्यसभा है वैसे ही ब्रिटिश पार्लियामेंट में हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है। तो 1890 में इस एक्ट को पास किया गया, लाया गया था। हालांकि इसको 1892 में पास किया गया क्योंकि ब्रिटिश इंडिया में, यानी कि उस टाइम ब्रिटिश इंडिया में भी और ब्रिटेन में भी थोड़ा बहुत जो है वो ब्रिटेन इंडियन के थ्रू इंडियन की तरफ कह सकते हो आप, थोड़ा बहुत झुकाव देखने को मिलता है। तो खैर 1892 में ये एक्ट आता है, लेकिन 1909 में जब मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म आएगा तो इसमें काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स के बारे में हमने एक अलग वीडियो किया हुआ है, उस पर आप जाकर के देख सकते हो। मॉर्लेमेंटो में ये होता है मेनली कि मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा, एक तरह से कह सकते हो कि तवज्जो मिलता है, और इंडिया में कम्युनलिज्म को लाने का बहुत बड़ा रोल मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स का भी कहा जाता है। अच्छा, तो अब हम लोग आते हैं बैक टू द स्टोरी 1892 वाला। तो जो रेगुलेशन हुआ था, यानी कि 1892 का जो एक्ट था उसको जो अडॉप्ट किया गया, उसके थ्रू ये कहा गया कि गवर्नर जनरल काउंसिल में नौ नौ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे, यानी कि स्वतः सिद्ध मेंबर होंगे जो पहले से वहाँ पर होंगे। कौन कौन से? गवर्नर जनरल, और 6 मेंबर्स ऐसे होंगे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का होगा, एक कमांडर इन चीफ होगा, और एक होगा जो प्रोविंसेस हैं, यानी कि जो राज्य हैं उसके हेड को। ठीक है, यानी कि जिस राज्य में भी काउंसिल का मीटिंग होगा, फॉर एग्जांपल मान लो इस बार उस टाइम का बता रहे हैं, मान लो कोलकाता में मीटिंग हुआ, तो बंगाल प्रेसिडेंसी का या बंगाल प्रोविंस का जो हेड होगा वो भी उस काउंसिल में एक मेंबर होगा। ठीक है, 6 ऑफिशियल एडिशनल मेंबर्स होंगे और 10 नॉन ऑफिशियल होंगे। 6 ऑफिशियल यानी कि ऐसे लोग जो या तो सिविल सर्विसेज में होंगे या मिलिट्री सर्विस में, और 10 नॉन ऑफिशियल ऐसे लोग जो इलेक्ट होकर के आए होंगे। अब ये लोग कहाँ से इलेक्ट होकर के आएंगे? तो ये होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ बंगाल से, बम्बई से, मद्रास से, और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस से, यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस से। ठीक है, तो इस प्रकार से कितना हो गया देखो, 9 ये लोग हो गए, यानी कि 9 एक्स ऑफिशियो जो पहले से मौजूद होंगे। उसके बाद 6 ऑफिशियल यानी कि 15, और 10 जो है वो नॉन ऑफिशियल, यानी कि 25 लोग जो है वो काउंसिल में होंगे, गवर्नर जनरल का काउंसिल में होंगे। ठीक है,
तो ये तो हम लोगों ने जाना सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में, और कुछ ऐसा ही लगभग प्रोविंशियल यानी कि राज्य वाले लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी किया गया था। ठीक है, लेकिन बम्बई में थोड़ा बहुत मतलब चेंजेस था। मद्रास, बंगाल और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में सेम टाइप का था, लेकिन बम्बई जो प्रोविंस था उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलता है। ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में हमने देखा कि 25 मेंबर आ सकते थे सारा मिला करके, लेकिन 10 से 16 जो है वो एडिशनल मेंबर हो सकते थे। ठीक है, जैसे कि बॉम्बे से आएगा 8, मद्रास से मैक्सिमम बता रहे हैं, मद्रास से 20 आ सकता था, बंगाल से 20 आ सकता था, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस और अवध से 15 आ सकता था। अवध यानी कि आज का डेट का अवध यानी कि यूपी। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का बात करें तो पूरा पंजाब वगैरह ले लो एरिया। पंजाब यानी पाकिस्तानी पंजाब, हिंदुस्तानी पंजाब, ठीक है, हिंदुस्तानी दिल्ली, वेस्टर्न यूपी, ये सब पूरा नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में आ गया। बंगाल में आपका बांग्लादेश आ गया, वेस्ट बंगाल आ गया, मद्रास में आपका कर्नाटक वगैरह ये रीजन आ गया है ना, और बम्बई में आपका महाराष्ट्र गुजरात वाला रीजन आ गया। उसके बाद ये यूनिवर्सिटीज़ है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, म्यूनिसिपैलिटीज़ है, ज़मींदार है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है ना, ये सब के पास भी ये पावर था कि वो अपना मेंबर को खड़ा कर सकते हैं और अपना मेंबर को बोल सकते हैं प्रोविंशियल काउंसिल में कि वो उनके मेंबर जो है वो वहाँ पर रिप्रेजेंट करें। अब ये डिपेंड करता है गवर्नर के प्रोविंशियल काउंसिल्स पे कि वो वहाँ पर इलेक्ट होकर के आते हैं या नहीं। ठीक है, इन सब चेंजेस के अलावा ये जो एक्ट था इसने कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा आया गया था उसको रिलैक्स किया। ठीक है, क्या रिलैक्स किया, तो ये जो काउंसिल हैं वो अब डिस्कस कर सकते थे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बहुत बड़ा कदम था। देखो कैसे कि जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट था इससे ब्रिटिश सरकार का खर्चा के बारे में पता चलता था कि कहाँ कितना खर्चा हुआ। अब मान लो कि जो इंडियंस है उसका सारा खर्चा अगर ब्रिटेन अपना देश भेज दे तो ये तो गलत बात है ना, तो पता चल जाता था लीडर लोग को कि कहाँ गया खर्चा, तो इस चीज़ों पर जाकर के डिस्कशन हो सकता था। अच्छा, अब मानो चाहे नहीं मानो, ब्रिटिश लोग थे बहुत डरपोक, वो भारत की जनता को खुश करना चाहते थे, मतलब खुश इन द सेंस कि उनका भी काम चलता रहे और भारत की जनता भी थोड़ा बहुत खुश रहे। तो इस प्रकार से वो डिप्लोमेटिक थे लेकिन थे वो डरपोक, समझे बात को। तो इसलिए वो नहीं चाहते थे कि पूरा जनता जो है वो गुस्सा हो जाए, तो इसलिए थोड़ा बहुत धीरे धीरे वो जो है ना बोलते हैं तेल मसाला मारते रहते थे। तो वही सीन था। अच्छा, काउंसलर्स जो थे यानी कि जो मेयर वगैरह होते थे वो भी अपना क्वेश्चंस जो है वो गवर्नमेंट के सामने रख सकते थे, है ना। और गवर्नमेंट के सामने जब अपना क्वेश्चन रखते तो गवर्नमेंट के पास इनफैक्ट वो 6 दिन का नोटिस देने के बाद वो गवर्नमेंट के सामने अपना क्वेश्चन रख सकते थे और गवर्नमेंट फिर उसका जवाब देती। तो इस प्रकार से काउंसलर भी खुश, जमींदार भी खुश, लोग भी खुश, लीडर भी खुश, ब्रिटिश तो अपना खुश थे ही। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि 1892 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कैसे देखो लोगों को जो है उल्लू बना रहा था और ब्रिटेन का काम भी साथ साथ निकल रहा था। अब ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली, तो प्लीज़ इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ भी पूछना या बताना है तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।